तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने स्टील के जो प्रकार थे उनको डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद भी स्टील के कुछ प्रकार रह गए थे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे धातु के क्लास 1 व क्लास 2 के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखेंगे तो फ्रेंड्स, जो भी आपके फिटर थ्योरी के डाउट्स हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे आशा करता हूँ वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी फ्रेंड्स आपको जो हमारे क्वेश्चन है या किस तरीके से फिटर के जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से 100% समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कल हमने मोलिब्डेनम स्टील तक क्लियर कर लिया था, तो आज से हम पढ़ेंगे सल्फर स्टील। अब सल्फर क्या होता है, क्या बोल रहा है। स्टील में सल्फर की मात्रा 1% से कम रखी जाती है। स्टील में इसकी मात्रा बढ़ने से स्टील भंगुर हो जाती है, अर्थात स्टील में मशीनेबिलिटी की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब अगर स्टील में हम सल्फर ज़्यादा मिला देंगे तो क्या रहेगा, जो हमारी स्टील रहती है वो भंगुर हो जाती है, मतलब टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाएगी। तो सल्फर की मात्रा स्टील में कितनी रखी जाती है, 1% से कम रखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस, इसकी मात्रा स्टील में 1% से कम रखी जाती है। फास्फोरस की मात्रा स्टील में 1% से कम रखी जाती है। यूज क्यों होता है, यह ढलाई के समय स्टील में बहने के गुण को बढ़ाता है। मतलब ढलाई के समय स्टील में बहने के गुण को कौन बढ़ाता है, फास्फोरस बढ़ाता है। अब आ जाता है हाई स्पीड स्टील। तो फ्रेंड, हाई स्पीड स्टील क्या है। कार्बन स्टील के टूल्स या कटरों को यदि अधिक स्पीड पर चलाया जाए तो उनके कटिंग एज जल्दी घिस जाते हैं, इसलिए इससे उन्हें बार बार ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता होती है और कटिंग एज का टेम्पर जल्दी उतर जाता है। इस कमी को दूर करने के लिए हाई स्पीड स्टील को बनाया जा गया है। इसमें कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य मिश्रण तत्व भी मिलाए जाते हैं, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम और बेनेडियम। हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% बेनेडियम और 0.6% कार्बन होता है। अब फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझना। बोल रहा है जैसे हमारा कार्बन स्टील हुआ, जैसे हमारे हाई कार्बन स्टील के टूल्स हुए, तो उनको क्या है, हम अधिक स्पीड पर नहीं चला सकते। अगर अधिक स्पीड पर चला देंगे तो क्या रहेगा, उनका जो टेम्पर है वो जल्दी उतर जाएगा या वो जल्दी से घिस जाएंगे। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम किस धातु को बनाते हैं, उसके लिए हम किस स्टील को बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील को। अब हाई स्पीड स्टील में क्या रहता है, दो या तीन तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे क्या रहता है, वो अधिक गति पर भी धातु को काट सकता है। तो उसमें कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं, टंगस्टन, क्रोमियम, बेनेडियम। अब फ्रेंड्स, इनका जो अनुपात है ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो कैसे मिलाया जाता है, 18% रहता है हमारा टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% बेनेडियम। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। हाई स्पीड स्टील को हवा में हार्ड किया जाता है, इसलिए इसे हवा स्टील या स्टील भी कहते हैं। किसमें हार्ड किया जाता है, हवा में। हाई स्पीड स्टील को हार्ड करने के लिए 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग हेक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर, टाइल टैप, कटिंग टूल और मिलिंग कटर बनाने के लिए करते हैं। हाई स्पीड स्टील के बने टूलों की रेड हार्डनेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। मतलब जो हाई स्पीड स्टील के टूल रहते हैं उनकी जो रेड हार्डनेस रहती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है, मतलब 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये खराब नहीं होते। तो आपको इसका जो मिश्रण है ये आपको जरूर याद रखना है। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% हमारा बेनेडियम होता है। हाई स्पीड स्टील का अपेक्षित घनत्व की बात कर लें तो हाई स्पीड स्टील का अपेक्षित घनत्व रहता है 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ जाती है, एल्निको स्टील। यह स्टील का एक प्रकार है जिसमें चुंबकीय गुण होने के कारण इसका प्रयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एल्निको स्टील का। अब इसमें मिश्रण क्या रहता है, इसमें आयरन मतलब लोहा हमारा 50%, एल्यूमिनियम 20%, निकल 20% और कोबाल्ट 10% होता है। किसमें, एल्निको स्टील में। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, एल्निको स्टील के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टील को कास्टिंग नहीं किया जा सकता, जो एल्निको स्टील है उसको कास्टिंग वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स, ये हमारा कास्ट स्टील लिखा है, क्या लिखा है फ्रेंड्स, हमने देखना, हमने पहले लो कार्बन मतलब स्टील के प्रकार में हमने पहला प्लेन कार्बन स्टील पढ़ा, दूसरा हमने एला स्टील पढ़ा। अब तीसरा ये प्रकार है, ये जो थर्ड नंबर का प्रकार है ये है हमारा कास्ट स्टील। इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्टील। ये हमारा कास्ट स्टील को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड नंबर का है, इसको बोलते हैं हम कास्ट स्टील। आप थोड़ा इसको देख लेना, ये हमारा कास्ट स्टील है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कास्ट स्टील क्या रहता है। स्टील में सिलिकॉन व मैग्नीशियम की निश्चित मात्रा मिलाने पर इसका प्रयोग ढलाई कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 0.2 से 0.5% तक होता है। इसका प्रयोग ढलाई वाले जॉब जैसे हैमर, क्रेशर मशीन के हैमर, रोलर आदि बनाने के लिए करते हैं। किसका, कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील में किस किस की मात्रा रहती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की एक निश्चित मात्रा मिलाने पर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ढलाई कार्यों के लिए किया जाता है। और क्या बनाया जाता है इसके द्वारा, ढलाई वाले जॉब जैसे हैमर हुआ, क्रेशर मशीन के हैमर, रोलर आदि बनाने के लिए करते हैं। किसका, कास्ट स्टील का।
अब आ जाते हैं फ्रेंड्स स्टील बनाने की विधियां। जो हमारी स्टील रहती है कौन कौन सी विधियों से बनाई जाती है। तो स्टील बनाने की पहली विधि है हमारी सीमेंटेशन प्रोसेस। सीमेंटेशन प्रोसेस फ्रेंड आप ध्यान से सुनना, सीमेंटेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या करते हैं, तो बोल रहा है इस विधि में रॉट आयरन को, रॉट आयरन मतलब हमारा पिटवा लोहा, रॉट आयरन किस फर्नेस में बनाया जाता है, पुडलिंग फर्नेस में। क्या बोला, इस विधि में रॉट आयरन को चारकोल के साथ मतलब कोयले के साथ भट्टी में डालकर कितने डिग्री पर, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है। भट्टी के अंदर बंद करके 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है। अब क्या होता है उसके बाद, भट्टी का मुंह बंद होने के कारण चारकोल की कार्बन रॉट आयरन पर जम जाती है। मतलब भट्टी का मुंह बंद होने के कारण जो हम चारकोल रहता है, चारकोल क्या रहता है, रॉट आयरन की छड़ पर जम जाता है। फिर रॉट आयरन की छड़ को ठंडा कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको ठंडा कर लिया जाता है। इससे जो स्टील बनती है उसे बलिस्टर स्टील या सीमेंटेड इस्पात कहते हैं। मतलब इससे जो स्टील बनती है उसको क्या बोलते हैं, बलिस्टर स्टील या सीमेंटेड इस्पात। फिर क्या बोला है, बलिस्टर स्टील को दोबारा गर्म करके जो इस्पात प्राप्त होता है उसे शियर स्टील कहते हैं। मतलब बलिस्टर स्टील को भी दोबारा गर्म किया जाता है तो उससे जो स्टील प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, शियर स्टील। इसके बाद क्या बोला है, इस स्टील में कार्बन को पूरी तरह मिलाने के लिए उसे दोबारा एक खुली भट्टी में गर्म किया जाता है। रोलिंग करने के बाद जो स्टील प्राप्त होती है उसे डबल शियर स्टील कहते हैं। मतलब उसके बाद भी कार्बन को पूरी तरह मिलाने के लिए दोबारा एक खुली भट्टी में गर्म किया जाता है। और रोलिंग करने के बाद जो स्टील बनती है उसे क्या बोलते हैं, डबल शियर स्टील। इस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। कितनी रहती है, 0.8 से 1.5% तक होती है। इस स्टील का प्रयोग कटिंग टूल बनाने के लिए करते हैं। जो सीमेंटेशन प्रोसेस से जो स्टील बनती है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कटिंग टूल बनाने के लिए। दूसरी आ जाती है हमारी बेसेमर प्रोसेस। इस विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को, किसको, कास्ट आयरन को बेसेमर कन्वर्टर में भर दिया जाता है और पिघले हुए कास्ट आयरन के ऊपर से तेज गर्म हवा को छोड़ा जाता है, जिससे धातु की कार्बन की अशुद्धियां जलकर बाहर निकल जाती हैं। इस विधि में अच्छी क्वालिटी की माइल्ड स्टील बनाई जाती है। कौन सी, बेसेमर प्रोसेस में अच्छी क्वालिटी की माइल्ड स्टील बनाई जाती है। नोट क्या बोल रहा है, माइल्ड स्टील की खोज किसने की थी, माइल्ड स्टील की खोज बेसेमर ने की थी। इसलिए इसमें क्या, इसको कौन सी प्रोसेस बोल रहा है, इसको बेसेमर प्रोसेस बोल रहे हैं। थर्ड प्रोसेस कौन सी है हमारी, क्रूसिबल प्रोसेस। क्रूसिबल प्रोसेस, इस विधि में एक बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिसे क्रूसिबल कहते हैं। इसमें बलिष्ठ स्टील के टुकड़ों को भरकर अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे स्टील की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद पिघली हुई धातु को सांचों में भर दिया जाता है। इस विधि में जो स्टील बनती है उसे कास्ट स्टील कहते हैं। क्रूसिबल प्रोसेस द्वारा कास्ट स्टील को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओपन अर्थ विधि। इस विधि का निर्माण सीमेंज नामक व्यक्ति ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था, सीमेंज नामक व्यक्ति ने, इसलिए इसे सीमेंज विधि भी कहते हैं। इसमें पिग आयरन और स्टील स्केप 4:1 की मात्रा में डाला जाता है। इस विधि में पिघले हुए पिग आयरन पर ऑक्सीजन द्वारा कार्बन की मात्रा को अपचयित किया जाता है। पिघले हुए पिग आयरन पर किसकी मात्रा को अपचयित किया जाता है, कार्बन की मात्रा को। इस विधि में अच्छी क्वालिटी की स्टील बनाई जाती है। कौन सी, जो हमारी ओपन अर्थ विधि है इसके द्वारा अच्छी क्वालिटी की स्टील बनाई जाती है। अब आ जाती है इलेक्ट्रिक फर्नेस। आधुनिक युग में स्टील में विशेष गुण लाने के लिए इसी फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें विधि के द्वारा बढ़िया किस्म का एला स्टील तैयार किया जाता है। इस विधि का प्रयोग स्टील को जल्दी बनाने के लिए किया जाता है, साफ और पिघली हुई धातु की अंतिम रिफाइनिंग के लिए और स्टील में स्पेशल गुण लाने के लिए तथा मिश्रण तत्वों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कार्बन स्टील के साथ दूसरे मिश्रण तत्व भी बढ़ाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील का उत्पादन किया जाता है। इस विधि द्वारा एलॉय स्टील को भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस रहती है, अब क्या रहता है फ्रेंड्स, अब आज के मॉडर्न युग में मतलब स्टील में क्या रहता है, कुछ विशेष गुण लाना रहता है जिसके द्वारा मतलब वो अधिक समय तक चल सके, दूसरी धातुओं को काट सके और कम घिसे। तो स्पेशल गुण लाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस का करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या रहता है, बहुत बड़ी फर्नेस रहती है, उसमें स्टील को डाल देते हैं, जो भी मिश्रण तत्व में उनको डाल देते हैं। तो इसके द्वारा क्या, कार्बन स्टील हुआ हमारा, एला स्टील हुआ, इसका उत्पादन किया जाता है। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट विधि, एलडी। क्या लिखा है, एलडी कन्वर्टर प्रोसेस। मतलब एलडी का फुल फॉर्म क्या है, लिंच डोनावेट। क्या बोल रहा है, इस विधि में पिघले हुए पिग आयरन और स्टील स्क्रैप के लांस के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, जिससे पिग आयरन में उपस्थित कार्बन ऑक्सीकृत हो जाता है। इस विधि में अच्छी क्वालिटी की स्टील प्राप्त होती है। कौन सी प्रोसेस, एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस में क्या रहता है, अच्छी क्वालिटी की स्टील बनाई जाती है, लिंच डोनावेट। अब आ जाती हैं फ्रेंड्स हमारी अलोय धातुएं। मतलब धातुओं में हमने लोह धातुएं पढ़ ली हैं, लोह धातुएं कौन कौन सी होती हैं। अब आ जाती हैं हमारी अलोय धातुएं। क्या बोल रहा है, वे धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं और उन्हें नॉन फेरस मेटल कहते हैं। जिनमें लोहे के कण नहीं रहेंगे उनको नॉन फेरस मेटल बोलेंगे। ये प्रायः सॉफ्ट, मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। अलोय धातुओं पर जंग नहीं लगता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, अलोय धातुओं का गलनांक लोह धातुओं की अपेक्षा कम होता है। अलोय धातुओं में चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अलोय धातुएं गर्म हालत में भंगुर होती हैं, यह अधिक सिकुड़ती हैं। अलोय धातुएं निम्नलिखित हैं। अलोय धातुओं में पहली आ जाती है हमारी तांबा, कॉपर।
अब फ्रेंड्स इनको आपको ध्यान से देखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉपर क्या रहता है, बोल रहा है इसे कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ये इसके अयस्क हैं, कौन कौन से, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह सॉफ्ट, डक्टाइल, मैलिएबल होता है। इसका गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 8.93 होता है। इसका रंग ब्लैकिश रेड रहता है। कैसा रहता है, ब्लैकिश रेड। यह ताप और बिजली का सुचालक होता है। तांबा किसका सुचालक रहता है, ताप और बिजली का। इसका अधिकतर प्रयोग स्टीम, भाप पाइप, बिजली के उपकरण, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको टिंजिंग आदि के साथ मिलाकर कई प्रकार के एलॉय भी बनाए जाते हैं। इसके गहने भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा कॉपर है। तो आपको, मैं फ्रेंड्स इनको एक ही बार पढ़ रहा हूँ, तो आप इनको एक बार में ही अच्छे से ध्यान से सुन लेना मैंने किसको क्या पढ़ा है। अयस्क के कौन कौन से हैं, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, कॉपर गैलेना। सॉफ्ट डक्टाइल मैलिएबल होता है। गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, अपेक्षिक घनत्व 8.93। रंग रहता है ब्लैकिश रेड। इसके अतिरिक्त इसको टेंजिंग आदि के साथ मिलाकर एलॉय भी बनाए जाते हैं और इसके गहने भी बनाए जाते हैं। अब दूसरी अलोह धातु आ जाती है हमारी एल्यूमिनियम। क्या बोल रहा है, इसे बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम मतलब नीलम पत्थर, फेलिस्पार नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ये इसके अयस्क हो गए, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, नीलम पत्थर। यह वजन में सबसे हल्की, सॉफ्ट, डक्टाइल और मेलिएबल होती है। वजन में सबसे हल्की कौन सी रहती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रंग ब्लूइश व्हाइट रहता है, मतलब एल्यूमिनियम का रंग सफेद रहता है, ठीक है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.7 होता है। एल्यूमिनियम का गलनांक 648 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर यह भंगुर हो जाता है। मतलब अगर हम इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भंगुर हो जाएगा, मतलब टूटने लगेगा। क्या बोल रहा है, इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इस पर वातावरण का मतलब हमारी हवा, नमी वमी वगैरह का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह HCl एसिड में घुलनशील है। इसे एल्यूमिना या Al2O3 से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा शुद्ध करके प्राप्त किया जाता है। इसे एनोडाइजिंग विधि के द्वारा कई रंगों में बदलकर धातुओं पर इसकी परत चढ़ाने के लिए करते हैं। एनोडाइजिंग विधि में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। एनोडाइजिंग विधि में किसकी परत चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम भार में हल्की होने के कारण इसका अधिकतर प्रयोग हवाई जहाज के पार्ट्स, घर के बर्तन, बिजली के तार आदि बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी एल्यूमिनियम। अब थर्ड जाता है हमारा, और एक पॉइंट और है, एल्यूमिनियम का प्रयोग पेंट बनाने में किया जाता है। जो हमारे पेंट वगैरह रहते हैं उसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है हमारा जस्ता जिंक। जिंक क्या होता है, यह प्राय जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट आदि है इसके से प्राप्त किया जाता है। जो हमारा जस्ता जिंक रहता है किससे प्राप्त किया जाता है, जिंक सल्फाइड, कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट आदि ये इसके अयस्क हैं। फ्रेंड ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जस्ता जिंक का अयस्क कौन सा है, हमें 4 ऑप्शन दे देता है, तो उनमें से एक इनमें से दे देता है और 3 अलग दे देता है। तो आपको इनके अयस्क भी याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका रंग ब्लूइश व्हाइट, नीलापन लिए हुए श्वेत रंग का होता है। कैसा रहता है, ब्लूइश व्हाइट, मतलब नीलापन रहेगा और थोड़ा श्वेत रंग का रहेगा। इसका गलनांक 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 6.86 होता है। इसका अधिकतर प्रयोग एलॉय बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धातुओं पर जंग से बचाने के लिए, जिंक की कोटिंग करने के लिए भी किया जाता है, जिसे गैल्वेनाइजिंग जस्तीकरण कहते हैं। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके इसकी चादरें व तारें बनाई जाती हैं। किसकी, जस्ता जिंक की। अब आ जाती है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, इस विधि में किसी धातु पर जिंक की परत हॉट डीपिंग विधि के द्वारा चढ़ाई जाती है। दूसरा आ जाता है सैलरिंग। इस विधि में किसी धातु पर जिंक की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि द्वारा चढ़ाई जाती है। मतलब जिंक की परत चढ़ाने की ये विधियां हैं। मतलब जिंक की परत किसी भी सीट हुआ, हमारा नट बोल्ट वगैरह हुआ, उन पर जिंक की परत चढ़ानी, तो उसकी दो विधियां रहती है, गैल्वेनाइजिंग, सैलेडाइजिंग। फोर्थ नंबर की अलोह धातु आ जाती है टिन। इसको टिनस्टोन या केसी टेराइट नामक है इसके से प्राप्त किया जाता है। किससे, टिनस्टोन या केसी टेराइट। इसका गलनांक 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 7.3 होता है। किसी धातु पर टिन की परत कलई चढ़ाने की विधि टिनिंग कहलाती है। टिन का प्रयोग बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। सोल्डरिंग में लेड के साथ टिन मिलाकर सोल्डर प्राप्त किया जाता है। मतलब सोल्डरिंग जो विधि रहती है उसमें लेड के साथ टिन मिलाकर सोल्डर प्राप्त किया जाता है। अब आ जाता है लेड। लेड प्राय गैलेना नामक इससे प्राप्त बनाया जाता है। किस अयस्क से, गैलेना। ये फ्रेंड्स आपको अयस्क वगैरह याद रखना है। यह नरम होता है। लेड को चाकू से भी काटा जा सकता है। लेड को किससे काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है। लेड सबसे भारी धातु है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका अपेक्षिक घनत्व 11.3 होता है। लेड पर पानी और तेजाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो लेड धातु रहती है उस पर पानी, तेल का, तेजाब का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग बंदूक की गोली, बैटरी सेल, बिजली के तारों का कवर, केमिकल प्लांट आदि में किया जाता है। टिन के साथ लेड मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है। टिन के साथ क्या, लेड मिलाकर क्या बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है। अब आ जाता है चांदी, सिल्वर।
यह प्राय अर्जेंटाइट हॉर्स सिल्वर रूबी सिल्वर नामक अयस्क से प्राप्त होता है। कौन से? अर्जेंटाइट हॉर्स सिल्वर रूबी सिल्वर नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। किसको? चांदी को। चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.5 होता है। इसकी तन्यता और आगत वर्धनीयता उच्च होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी का प्रयोग सिक्के, वर्क, गहने, बर्तन, बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। चांदी का रंग सफेद चमकदार होता है। अब आ जाता है गोल्ड, सोना। सोने का गलनांक 1063 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोने का अपेक्षित घनत्व 19.32 होता है। सोना धातुओं में सबसे ज्यादा डक्टाइल और मेलिएबल धातु है। सोने का प्रयोग गहने आदि बनाने में किया जाता है। सोने का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गहने आदि बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है एंटीमनी। इसको स्टीबिनाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। कौन से अयस्क से? स्टीबिनाइट। इसका गलनांक 630 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग लेड के साथ मिलाकर फ्यूजिबल प्लग बेयरिंग बनाने के लिए करते हैं। किसका? एंटीमनी का। सोल्डरिंग के गलनांक को बढ़ाने के लिए एंटीमनी मिलाया जाता है। मतलब जो हमारी सोल्डरिंग प्रोसेस रहती है उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा अलोय मिश्र धातु। मतलब जो हमारा अलोय मिश्र धातु अभी हमने पढ़ी है ना, मतलब अलोय धातु हमने पढ़ी जैसे तांबा, जिंक, एल्यूमिनियम। तो क्या करते हैं कि जैसे हमारा तांबा और जिंक हुआ, इनका दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो उससे एक नई धातु बनती है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो वही हमारी रहती है अलोय धातु। तो अलोय धातु क्या रहती है मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ। तो क्या बोल रहा है? जब दो या दो से अधिक अलोह धातुओं को मिलाया जाता है, मतलब दो अलोह धातुओं को मिलाया जाता है, तो जो मिश्रण बनता है उसे अलोह मिश्र धातु कहते हैं। इस मिश्रण की शक्ति मिश्रित धातुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। इसमें धातु का रंग भी बदल जाता है। तो जब दो या दो से अधिक अलोह धातुओं को मिलाया जाता है तो उसे अलोह मिश्र धातु कहते हैं। अब अलोह मिश्र धातु देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहली हमारा पीतल। पीतल धातु का नाम आपने फ्रेंड सभी ने सुना होगा। तो बोल रहा है कॉपर और जिंक मिलाकर, मतलब कॉपर और जिंक को मिलाकर जो एलॉय बनता है उसे एक ब्रॉस कहते हैं। ब्रास मतलब पीतल। पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास। इसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना रहता है? 7:3। अब 7:3 कैसे फ्रेंड? जैसे हमारा ये 70 हो गया, 70:30, तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाता है, तो उसको हम 7:3 भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अनुपात आपको अच्छे से याद रखना है। कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 7:3। अगर इसको पलट दें, जैसे पूछ ले कि जिंक और कॉपर, तो जिंक कितना है हमारा? 3 है। कॉपर कितना है? 7 है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको गलती नहीं करना है। सेकंड पॉइंट क्या हो रहा है? इस पर जंग नहीं लगता है और हवा व पानी का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ता है। इसका अधिकतर प्रयोग घरेलू बर्तन, बेयरिंग, बुश आदि बनाने में किया जाता है। कैसे बनाने के लिए करते? घरेलू बर्तन, बेयरिंग, बुश आदि बनाने में करते हैं। अब ट्रिक क्या याद करने की? पिताजी। मतलब जो पीतल है, पी से हो गया पीतल, किस किस का मिश्रण है? तांबा और जिंक का। तो कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? इसका मतलब पूछता है कि जो हमारा पीतल रहता है वो किस किस का मिश्रण रहता है? तो कॉपर और जिंक का। अगर अनुपात पूछ ले तो कितना? 7:3, कॉपर और जिंक का। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। सेकंड आ जाता है हमारा रेड ब्रास, लाल पीतल। इसमें तांबा 85% और जिंक 15% होता है। यह बहुत डक्टाइल और मुलायम होता है। इसका अधिकतर प्रयोग रेडिएटर, केस पाइप आदि बनाने में किया जाता है। किसका? रेड ब्रास का। अब आ जाता है मुंज मेटल। मुंज मेटल क्या है? यह 60% कॉपर, मतलब इसमें 60% कॉपर और 40% जिंक का एलॉय है, जिसमें कभी कभी लेड भी मिलाया जाता है। असाधारण ब्रास की अपेक्षा अधिक हार्ड और स्ट्रांग होता है, मतलब अधिक हार्ड रहता है और डक्टाइल होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बिजली के सामान, फ्यूज, कंडेंसर के ट्यूब, फ्रिज आदि बनाने में किया जाता है। किसका? मुंज मेटल। फ्रेंड्स मुंज मेटल का भी कॉम्बिनेशन हमसे पूछता है, तो इसमें क्या रहता है? 60% रहता है कॉपर और 40% हमारा रहता है जिंक। अगर इसको काट दे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। छः कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। दो तीन 6, और चार कितनी बार कट जाएगा? दो दूनी 4, तो 3:2। ऐसे भी इसका हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि मुंज मेटल में जो हमारा कॉपर और जिंक रहता है उसका अनुपात क्या रहता है? तो 3:2, या आप 60% कॉपर 40% जिंक ऐसे भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। अब आ जाता है हमारा कांसा, ब्रोंज। कांसा क्या है? कांसा में किस किस का मिश्रण रहता है? तो क्या बोला? यह कॉपर और टिन का एलॉय होता है। किसमें का? कॉपर और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रोंज, कांसा। इसमें 75 से 95% कॉपर, 5 से 25% टिन होता है। यह एलॉय कठोर होता है और कम घिसने वाला एलॉय है। इसका प्रयोग बुश बेयरिंग, बर्तन, बॉयलर, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। किसका? ब्रोंज का। अब आ जाता है फास्फर ब्रोंज। यदि ब्रोंज में फास्फर मिला दिया जाए तो जो ब्रोंज बनता है उसे फास्फर ब्रोंज कहते हैं। फास्फर ब्रोंज में 93.7% कॉपर, 6% टिन और 0.3% फास्फोरस होता है। फास्फोरस मिलाने से इसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ जाती है और कास्टिंग भी अच्छी होती है।
इसका अधिकतर प्रयोग पंप के पार्ट्स बियरिंग बनाने में किया जाता है। किसका? फास्फोर ब्रोंज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पंप के पार्ट्स बियरिंग बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है सिलिकॉन ब्रोंज। सिलिकॉन ब्रोंज क्या है? यदि ब्रोंज में सिलिकॉन मिला दिया जाए तो वह सिलिकॉन ब्रोंज कहलाता है। इसमें 96% कॉपर, 30% सिलिकॉन और 1% मैग्नीज या जिंक वाला एलॉय प्रयोग में लाया जाता है। इसे कास्टिंग, रोलिंग, फोर्जिंग और गर्म व ठंडी दशा में पेश किया जा सकता है। इसका प्रयोग टैंक, स्टोव, बॉयलर के पार्ट्स आदि बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है हमारा मैग्नीज ब्रोंज। यह एलॉय कॉपर, जिंक, लेड और थोड़ी मात्रा में मैग्नीज मिलाकर बनाया जाता है। यह फास्फोर ब्रोंज की अपेक्षा अधिक कठोर और मजबूत होता है। इसका अधिकतर प्रयोग प्लंजर रॉड और बुश आदि बनाने में किया जाता है। इसका मैग्नीज ब्रोंज का। अब आ जाता है गन मेटल। तो फ्रेंड्स ये जो गन मेटल है इसका क्वेश्चन फ्रेंड हर पेपर में या हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मतलब इसका जो कंपोजिशन रहता है, सबसे पहले तो पूछता है कि जो गन मेटल रहता है वो किस किस धातुओं का मिश्रण रहता है, मतलब किन किन अब जो अलोय धातु है उनका मिश्रण रहता है। तो क्या बोल रहा है? इसमें 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बॉयलर फिटिंग, बियरिंग और बुश बेयरिंग में किया जाता है। गन मेटल में क्या क्या रहता है? 88% कॉपर, 10% टिन और 2% जिंक होता है। ये आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? टिजता। टिजता मतलब टी से हो गया टिन, जा से हो गया जिंक, ता से हो गया तांबा। किस किस का मिश्रण रहता है? टिन, जिंक, तांबा। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है हमारा जर्मन सिल्वर। इसमें 60% तांबा और 30% निकिल और 10% जस्ता होता है। इसे निकिल सिल्वर भी कहते हैं। इसके बने बर्तनों पर कलई करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग आभूषण व सजावट के सामान आदि बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी बिल्कुल भी नहीं होती है। जो हमारी जर्मन सिल्वर रहती है, भले ही इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर चांदी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है हमारा मोनल मेटल। इस एलॉय में प्रायः 60% निकल और 38% कॉपर और थोड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम या मैग्नीज मिला होता है। यह एलॉय टफ और डक्टाइल होता है। इस पर जंग नहीं लगता है और तापमान पर इसकी मजबूती बनी रहती है। इसका अधिकतर प्रयोग टरबाइन के ब्लेड बनाने में किया जाता है। किसका? मोनल मेटल का। अब आ जाता है बेबिट मेटल। यह टिन बेस एलॉय है। मतलब इसमें टिन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए क्या बोला? टिन बेस एलॉय है। जिसमें 88% टिन, 8% एंटीमनी, 4% कॉपर होता है। टिन, एंटीमनी, कॉपर। इसका अधिकतर प्रयोग बियरिंग में लाइनिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय ऐसे बियरिंग पर किया जाता है जिसको हाई प्रेशर और अधिक स्पीड पर चलाना होता है। अब आ जाता है ड्यूराल्यूमिन एलॉय। कॉपर 3.5% से 4.5%, मैग्नीज 0.4 से 0.7% तक और मैग्नीशियम 0.4 से 0.7% तक तथा शेष एल्यूमिनियम होता है ड्यूरेल्यूमिन एलॉय में। इस पर जंग नहीं लगता है और यह बिजली का सुचालक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बिजली के केबल और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में किया जाता है। ड्यूरेल्यूमिन एलॉय में क्या रहता है? सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम धातु रहती है, तो एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। अब आ जाता है हिंडालियम। इसमें 5% कॉपर और शेष बाकी एल्यूमिनियम होता है। इसमें उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी होती है। इसका प्रयोग बर्तनों, ट्यूबों, रिबोटों आदि बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है नाइक्रोम। नाइक्रोम में 80% निकल और 20% क्रोमियम होता है। इसका प्रयोग हीटर तथा प्रेस की कॉइल बनाने में किया जाता है। किसका? नाइक्रोम का। अब आ जाता है लेड वेस्ट बाइट मेटल। इसमें 30% लेड, 50% टिन, 15% एंटीमनी और 5% कॉपर होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल मोटर की बियरिंग व इंजन के बियरिंग बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है वेल धातु, घंटा धातु। इसमें 70 से 75% टिन और बाकी तांबा मिला होता है। इसमें बजने का गुण अच्छा होता है। इसका प्रयोग घंटियां व खाना खाने व पकाने वाले बर्तन बनाए जाते हैं। अब आ जाता है वाई एल आई। इसमें 93% एल्यूमिनियम, 2% निकल, 4% तांबा और 1% मैग्नीज होता है। इसका प्रयोग इंजन पिस्टन बनाने में किया जाता है। किसका? वाई एल आई का। अब आ जाता है RR एल आई। इसमें तांबा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकल मिला होता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स में किया जाता है। अब आ जाता है C14। C14 क्या है? यह स्टील का एक प्रकार है जिसमें औसतन कार्बन की मात्रा 0.14% रहती है। C20 क्या है? यह भी एक स्टील का प्रकार है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.2% रहती है। तो ये आपको याद रखना है। नोट क्या बोल रहा है? मनुष्य के शरीर में लोहा, आयरन धातु पाई जाती है। जो हमारा शरीर रहता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, आयरन। अब आ जाता है अधातुएं। अधातुएं कौन कौन सी है फ्रेंड? अधातुएं वे रहती हैं जिसमें कोई भी धातु पदार्थ नहीं रहता, मतलब उसमें कोई भी धातु वगैरह नहीं रहती। क्या बोला है? अधातुओं में कोई भी द्रव्य पदार्थ नहीं होता है। एकमात्र द्रव्य धातु ब्रोमीन है। द्रव्य अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है, मतलब जो पानी के रूप में रहती है। ग्रेफाइट अधातु होने पर भी विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव, गैस सभी रूपों में पाई जाती हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्राय निम्नलिखित अधातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पहली अधातु है हमारी रबर। यह प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पाई जाती है। जो रबर रहती है कैसी पाई जाती है? प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पाई जाती है।
यह डक्टाइल और एसिड प्रूफ मटेरियल है, यह कंपन को भी सहन कर सकता है। कृत्रिम रबर अधिक ताप को सहन कर लेता है और किसी भी आकार में मोल्ड किया जा सकता है। जो कृत्रिम रबर रहता है किसी भी आकार में मोल्ड किया जा सकता है। अब आ जाता है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी हमारा अधातु है। क्या बोला है, प्लास्टिक को रासायनिक क्रिया द्वारा एक बेसिक को अन्य के साथ जुड़कर बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ तापमान द्वारा प्रभावित होती है। कैसे होती है, तापमान द्वारा। यह भार में हल्का होता है। प्लास्टिक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक मटेरियल को ताप देने पर नरम हो जाते हैं और ताप हटा लेने पर फिर से सॉलिड हो जाते हैं। मतलब पहले ताप दिया तो नरम हो गए और ताप हटा लिया तो सॉलिड हो गए। उन्हें थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। प्राय निम्नलिखित थर्मोप्लास्टिक्स प्रयोग में लाए जाते हैं: नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथिन आदि। इसके बाद आ जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक मटेरियल ताप देने पर हार्ड हो जाते हैं, मतलब अगर हम उनको गर्म करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे, और अधिक ताप देने पर नरम नहीं पड़ते। मतलब और अधिक ताप दे रहे हैं तो नरम नहीं पड़ते, हार्ड ही रहते हैं, तो उन्हें थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे हमारा इपॉक्सी हो गया, फेनोलिक्स हो गया, पॉलिएस्टर रेजिन आदि। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या है, इलास्टोमर्स में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसे थर्मोप्लास्टिक्स और रबर, प्राकृतिक व सिंथेटिक को मॉडिफाई करके बनाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, गैसकेट हो गया, फोम्स आदि बनाने में किया जाता है। अब आ जाता है पारा मरकरी। मरकरी क्या है फ्रेंड्स, ये भी हमारा अधातु है। क्या बोला है, अयस्क क्या है, शनिवार। जो पारा रहता है उसका अयस्क क्या रहता है, शनिवार। पारा उत्कृष्ट धातु होती है, सॉरी फ्रेंड, पारा क्या है, धातु है। पारा उत्कृष्ट धातु होती है। पारा प्लस धातु बराबर अमलगम। पारा प्लस जिंक बराबर जिंक अमलगम। मतलब पारा, पारा द्रव धातु है। पारा केवल लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, मतलब लोहे के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। पारे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पारे का प्रयोग बैरोमीटर में किया जाता है। ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है, पारे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैरोमीटर में। पारा को क्विक सिल्वर, तीव्र चांदी के नाम से जाना जाता है। पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी मतलब जो धातु चैप्टर है, ये धातु चैप्टर हो गया। अब फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये जो मैंने मतलब जो पॉइंट निकाले हैं या जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये इससे अधिकतर बुकों का अध्ययन करने के बाद ही लिखी गई है। और ये जो नोट्स हैं ये सेपरेट नोट्स हैं। ये क्वेश्चन आप आपके हर एग्जाम में, आप चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ, सभी में आप देख सकते हैं, आपको जरूर से मिलेंगे। तो क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड होता है। यूरेनियम का अयस्क क्या रहता है, पिच ब्लेंड। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलती है। संचायक बैटरियों में सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। जो लिथियम रहता है सबसे हल्का धात्विक तत्व है। ओस्मियम सबसे भारी धात्विक तत्व है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, पारा उत्कृष्ट धातुओं के अंतर्गत आते हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता सोना और चांदी होते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में, मतलब विद्युत चालकता घटते क्रम में कैसी है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। फिर से जो विद्युत चालकता है, ये अभी हमारा रिसेंटली जो एमपीपीजीसीएल का एग्जाम हुआ था 2024 वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा तो फ्रेंड्स ये मतलब इतना ही, मतलब आज की इस वीडियो में हमारे जो चैप्टर था, मतलब उसमें इतने ही जो है, मतलब धातु का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि आप उन वीडियोस को देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं या जो आने वाले एग्जाम है उनमें पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।